आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव, कक्षा 11 के जीव विज्ञान का पार्ट 2 वीडियो जिसमें कोशिका के बारे में बताया जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमको ये जानना रहता है कि कोशिका क्या होती है, या फिर उसके अगर व्याख्या के तौर पे देखा जाए। चूंकि आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में विनिर्मित जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, अगर आप देखेंगे कोई एक वस्तु है, वो किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल या फिर कह सकते हैं आप कण से मिलकर बने होते हैं। वो जो कण होते हैं और भी छोटे पार्टिकल कह सकते हैं आप अणु से, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और अगर आप अणु से भी सूक्ष्मतम रूप में जाएंगे तो वो अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो देखेंगे एक वस्तु, फिर पदार्थ, कण, अणु, परमाणु, और अगर आप देखा जाए तो उसका भी विभाजन हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में। तो जिस प्रकार से ये ब्रह्मांड में निर्मित वस्तुएं जो हैं कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी हैं, उसी प्रकार से सजीव लोगों का जो शरीर होता है वो भी अगर आप देखेंगे, मान लीजिए एक बॉडी है। बॉडी जो है विशेष प्रकार के अंगतंत्रों से मिलकर बनी होती है। विशेष प्रकार के जो अंगतंत्र होते हैं आप देखेंगे वो अंगों के समूहों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें कि ये मान लीजिए कि यह एक ह्यूमन बॉडी है। अभी आप देखेंगे इसमें कौन कौन से अंग तंत्र हैं, तो आप देखेंगे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, समन्वयन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। तो अगर आप देखेंगे वो तंत्र, जो अंग तंत्र है वो किन से मिलकर बने हैं। अगर आप पाचन तंत्र को ले लेते हैं तो आप कहेंगे आमाशय है। अंगों के बारे में आप ध्यान देंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, भोजन नली है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे अंग किससे मिलकर बने होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो विशेष प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। और अगर आप देखेंगे ऊतक क्या है, अस्थि एक प्रकार का है। अस्थि मतलब हड्डी। अगर आप इसी हाथ को ले, मान लीजिए एक हाथ एक अंग है, मान लीजिए वो कह सकते हैं आप, अब ठीक कंकाल के अंतर्गत को छोड़ दिया आप, ये उपांगी कंकाल का एक अंग है। तो ये भी आप देखेंगे ये अस्थियों से मिलकर बना है, मांसपेशियों से मिलकर बना है। इसमें रक्त का आवागमन होता है। तो अगर आप देखेंगे अस्थि क्या है, उपास्थि क्या है, मांसपेशियां क्या है, या फिर कह सकते हैं आप रक्त क्या है, तो वो विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। और आप देखेंगे आप ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं, तब आपके चैप्टर का नॉमिनिफिकेशन आता है कि ऊतक जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब यहां से बात आती है कि कोशिका, तो बात देखी जाती है कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो ये परिभाषा के तौर पर अगर देखा जाएगा तो कहते हैं कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, या फिर जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल, या फिर द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप बात करें तो कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में, एक बार फिर से सुनेगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने सबसे पहले कार्क की एक मृत फ्लैक्स की एक स्लाइड बनाई थी, और जब उसको अंडर द माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप या फिर कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ हैलो स्पेस, कुछ खाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, और इसलिए उन्होंने उसका नाम कोशिका दिया या फिर कोशा दिया। तो एक चीज और भी है, इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो कोशिका सिद्धांत आता है, सेल थ्योरी क्या होती है। तो बताया गया कि दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक ऐसे फेमस हुए जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत के दो नियम थे जो आज भी कह सकते हैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज है, समस्त जीवों का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है। आप समझिए कि समस्त जीवों का शरीर, चाहे वो एक कोश की हो अथवा बहुकोश की हो, चाहे जो भी हो, वो उनका जो शरीर निर्मित है वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। इसलिए पहला नियम भी यही है। दूसरा नियम है, सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित स्वस्थ कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये कोशिका सिद्धांत का दूसरा नियम है। एक बार फिर से सुनिएगा। पहला है कि सभी जीव, चाहे वो एक कोश की हो अथवा बहुकोश की हो, उनके शरीर का निर्माण कोशिका से ही होता है, और सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती स्वस्थ
जीवित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे आप कोशिका के प्रकार क्या, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार के बारे में अगर आप बात करें, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। हिंदी अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, हिंदी का पूर्व केंद्रकीय कोशिका और सुकेंद्रकीय कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल पूर्व केंद्रकीय कोशिका है और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो सुकेंद्रकीय कोशिका होती है। अब दोनों की परिभाषाओं के बारे में अगर आप ध्यान दे दीजिए क्या होती है, तो बताया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल की परिभाषा ये है कि उसके आधार पर जीवों का भी डिक्लेरेशन हुआ कि पूर्व केंद्रकीय जीव और सुकेंद्रकीय जीव। तो बताया जाता है कि जीव की ही शारीरिक व्याख्या के आधार पर इन दोनों की परिभाषाएं दी जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं छोटी सी परिभाषा है कि ऐसी कोशिका जिसमें एक व्यवस्थित केंद्रक का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक अथवा पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसी कोशिका जिसमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक का अभाव होता है और साथ में कुछ कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं उन्हें पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। और पूर्व केंद्रकीय कोशिकाधारी केवल एक ही जीव है जिसका नाम आर्कीबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल है। फिर इसके बाद सुकेंद्रकीय कोशिका क्या होती है, तो बताया, अब नाम से स्पष्ट है सुकेंद्रकीय कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिसमें समस्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं और उनमें एक व्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है उसे सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि कोशिका के भाग कितने होते हैं। एक चीज आप लोग सामने देखिए, आपके सामने एक प्लांट सेल यानी कह सकते हैं आप वनस्पति कोशिका विलीनित हुई है। एक चीज और भी है, कोशिका के जीव की शारीरिकी के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु कोशिका होती है, एक वनस्पति कोशिका होती है। वनस्पति कोशिका का चित्र आपके सामने अंकित है और जंतु कोशिका भी ऐसी ही होती है लेकिन वो केवल एक परत वाली होती है, उसमें रिक्तियां नहीं पाई जाती हैं। कुछ थोड़ा सा डिक्लेरेशन में जहां पर आप स्पोरोसोम होते हैं वहां पर लाइसोसोम पाए जाते हैं, थोड़ा सा अंतर है, बाकी केंद्रक ऐसे ही होते हैं। और ये जो तीन परत आपकी जैसे बाह्य परत है, मध्य परत है, आंतरिक परत, तीन परत का इनका सवाल है जिसको आप कोशिका भित्ति कह सकते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है कि एक ही परत वाली होती है, तो इतना अंतर है। लेकिन आपके सामने एक प्लांट सेल है, अगर देखा जाए तो संरचना के बेस पर एक कोशिका के अंतर्गत कितने भाग होते हैं आपको बता दें कि कोशिका के आधार पर भी जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक कह सकते हैं आप एक कोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो यूनिसेलुलर क्रिएचर, एक कोशिकीय जीव। और बात आती है बहुकोशिकीय जीव की तो मल्टी सेलुलर क्रिएचर। तो सबसे पहले अगर यूनिसेलुलर क्रिएचर के बारे में बात करें यानी एक कोशिकीय जीव के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनके जीवन की समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न हो जाती हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनके जीवन की समस्त क्रियाएं चाहे पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, क्योंकि जीवन की क्रियाएं लाइफ प्रोसेस जो है यही सब है, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परसंचरण है, प्रजनन है, तो ये सब जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न हो जाती हैं, तो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अदरवाइज अगर ये परिभाषा नहीं आता तो बहुत छोटी सी परिभाषा है कि ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, एग्लिना है, एंट अमीबा है, इस तरह के जितने भी जीव सूक्ष्म जीव हैं वो सबके सब एक कोशिकीय होते हैं। बात आती है मल्टीसेलुलर क्रिएचर की यानी बहुकोशिकीय जीव की, तो आप बताया जाता है कि ऐसे जीव या फिर ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिनके जीवन की समस्त क्रियाएं एक से अधिक कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अथवा ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब उसमें हम आपको बता देते हैं लगभग सूक्ष्म जीव से लेकर बृहत्तर जीव जितने भी हैं, चाहे वो वनस्पतियां हो चाहे वो जंतु हो, सब के सब बहुकोशिकीय जीव के ही अंतर्गत आते हैं, उसमें मनुष्य भी शामिल है। तो आपके सामने हमने दो चीजों का वर्णन किया, एक कोशिका के प्रकार जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया, और कोशिका के आधार पर जीव के प्रकार अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर क्रिएचर एंड यूनिसेलुलर क्रिएचर यानी बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव के बारे में बताया गया। अब बात आती है कोशिका के भाग की, यानी पार्ट ऑफ सेल क्या होते हैं।
तो उसके बारे में जहां तक जानना ये है कि किसी भी कोशिका के जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। यहां तक का हिस्सा अगर आप ध्यान देंगे, ये सेल वॉल का पार्ट है, बाह्य परत से लेकर आंतरिक परत। ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखेंगे, चूंकि प्लांट सेल है, इसमें बताया जाता है कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन से विनिर्मित 3 लेयर की बाह्य परत होती है। एक चीज और भी आप ध्यान दीजिएगा कि जंतु के फ्लैक्स की त्वचा आप देखेंगे सामने ही है, एक मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है ये। इसमें देखिए लचीलेपन का गुण है, क्योंकि इसकी सलवार मात्र 1 लेयर की बनी होती है, केवल काइटिन की बनी होती है। लेकिन प्लांट सेल आप देखेंगे वो कठोर होते हैं, देखिए उसकी छोटी सी टहनी अगर आप देखेंगे तब भी वो कड़ी होगी। इस इतने मोटे हाथ की अपेक्षा इसके आधे हिस्से तक ही अगर कोई टहनी है किसी भी वृक्ष की, तो वो इसकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा कठोर होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसकी ये जो 3 परतें होती हैं वो बहुत ही सघन होती हैं और मजबूत होती हैं एनिमल की अपेक्षा। तो बात करते हैं कि कोशिका के भाग की, एक बार फिर से टॉपिक थोड़ा हट गए थे, जिसमें आप देखिएगा कि कोशिका के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति है। दूसरी कहीं वैक्यूल्स हमने लिखा है, यानी एक देखिएगा ये एक हिस्से पर ये है और एक हिस्से पर ये है, जिसका नाम रिक्तिका होता है, यानी कोशिका के बीच में पाई जाने वाली खाली जगह। और फिर इसके बाद इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी कोशिका का जितना हिस्सा बचता है उसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो किसी भी कोशिका के कितने भाग होते हैं? फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा 3 भाग होते हैं। एक सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। दूसरा रिक्तिका यानी खाली जगह है, उसमें जो भी कोशिका पाई जाएंगे। बाकी तीसरा, उन दोनों को छोड़ दीजिएगा, जो भी आपको गोल्गी बॉडी लिखा गया है, न्यूक्लियस लिखा गया है, राइबोसोम लिखा गया है, स्पेरोसोम लिखा गया है, क्लोरोप्लास्ट लिखा गया है, तो सब जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब एक ही चीज के अंतर्गत आती हैं, जिसका नाम जीव द्रव्य है। तो किसी भी कोशिका के 3 भाग, कोशिका भित्ति, रिक्तिका और जीव द्रव्य। अब बात करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है या फिर उसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्रत्येक कोशिका जिस बाहरी आवरण से घिरी होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। प्रत्येक कोशिका जिस बाहरी आवरण से घिरी होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जंतुओं में मात्र 1 परत वाली होती है जो कि काइटिन की बनी होती है, अतः वह प्लांट यानी वनस्पति की अपेक्षा लचीली होती है सेल वॉल। लेकिन अगर बात करेंगे प्लांट सेल की, तो आप ध्यान दीजिएगा प्लांट सेल में 3 प्रकार की कोशिका भित्ति होती है, जिसमें 3 परत वाली होती है, जिसमें बाह्य परत है, मध्य परत है और आंतरिक परत है, जो कि प्राय सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन इन सब चीजों से स्टार्च से विनिर्मित होती हैं, अतः यह बहुत कठोर होती हैं। अब फिर बात करते हैं रिक्तिका। रिक्तिका की परिभाषा क्या है? तो उसकी परिभाषा ही बताया जाता है कि प्रत्येक कोशिका, और एक भी चीज ये भी जानेगा कि एनिमल सेल में रिक्तिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, और इसमें जो होती हैं वो प्लांट सेल में बहुत अच्छी तरह से पाई जाती हैं। तो बताया जाता है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो रिक्तिका की परिभाषा ये है कि कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले खाली स्थान को रिक्तिका कहते हैं, और इस रिक्तिका के अंतर्गत पाया जाने वाला द्रव्य या फिर पदार्थ जो होता है वो रिक्तिका रस अथवा वैक्यूल जूस कहलाता है। अब फिर बात आती है, फिर क्योंकि रिक्तिका के अंतर्गत भी कुछ द्रव्य भरे रहते हैं, इसी को वैक्यूल जूस कहते हैं। अब बात आती है जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य, यहीं से जीवन की शुरुआत भी अगर आप कह सकते हैं तो यहीं से ही होती है। बात करेंगे कि जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला जीवित भाग ही जीव द्रव्य कहलाता है। यहीं से सजीव पदार्थ कह सकते हैं आप, यहीं से सजीव पदार्थ की शुरुआत होती है। प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला जीवित भाग ही जीव द्रव्य कहलाता है।
और जीव द्रव्य का सबसे बड़ा यह है कि वह ताप, दाब, गर्मी, विद्युत इन सब के प्रति वह अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी किसी को लाइट नहीं, जो कहते हैं आप घर में बिजली मार दी या फिर इस तरह से हो गया, अगर उसकी अनुक्रिया नहीं होती तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता लाइट का किसी भी सजीव वस्तु पर। लेकिन जीव द्रव्य इन सब चीजों से अनुक्रिया करता है, जिसकी वजह से ये सब इन पर फिर कह सकते हैं आप जीवित हिस्से पर, बॉडी के किसी भी जीवित हिस्से पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। गर्मी होती है तो पसीना होता है, ठंडी होती है तो सिकुड़ते सेल है, और अगर कह सकते हैं आप दबाव है या फिर ताप अधिक बढ़ रहा है तब भी उसका रिस्पॉन्स आपको नजर आता है, और बिजली के झटके तो अक्सर ही महसूस किए जा सकते हैं। क्योंकि आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दे, डॉक्टरी के तौर पर सबसे लास्ट कंडीशन पे अगर जीवित होने का प्रमाण लिया जाता है तो एक आप लोग देखते होंगे एक प्रेस जैसा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक शॉक ही देते हैं। अगर बॉडी के हिस्से का कोई भी पार्ट अगर सजीव वाले पार्ट पर है, कोई भी सेल अगर उस जीवित अवस्था में है, तो अगर जीव द्रव्य है तो वो बिजली के प्रति अनुक्रिया जरूर करेगा। नस ब्लॉक हो गई, हार्ट रुक गया, माइंड भी लग रहा है पूरा वॉश हो गया है, इसके बाद भी लास्ट ट्रीटमेंट यही किया जाता है कि एक बार उनको बिजली का झटका जरूर दिया जाता है। अगर शरीर का कोई भी हिस्सा सजीव वाले पार्ट में है, उसका जीव द्रव्य अगर सजीव स्थिति में है तो वह जरूर उस बिजली से अनुक्रिया अवश्य करेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा पार्ट निर्जीव है, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक देने पर बॉडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। अब बात करते हैं इसी संपूर्ण जीव द्रव्य की। उन्होंने कहा कि एक शैवाल को छोड़ दीजिएगा, मृत्तिका को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितना हिस्सा है सब जीव द्रव्य में आएगा। इसकी खोज डुजारिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका अध्ययन ह्यूगो वॉन मोहल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब फिर इसके बाद बात आती है, एक वैज्ञानिक हक्सले था, उसने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जीव द्रव्य भौतिक जीवन की आधारशिला होती है। और जीव द्रव्य एक चीज और भी जानेगा कि जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। इंग्लिश में बोले तो एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात आती है कि यहां पर केंद्रक द्रव्य कहां है और यहां पर कोशिका द्रव्य कहां है। तो हम आपको बता दें, जहां पर न्यूक्लियस लिखा गया है, ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हिस्सा, ये इसका केंद्रक है कोशिका का। एक चीज और जानेगा कि केंद्रक का कार्य क्या है, फिर केंद्रक की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि आपको बता दें, पूरी बॉडी का कोई न कोई कंट्रोलर है, हर एक बॉडी का, और उसको हमेशा अधिकतर मानव के थ्रू भाषा में देखा जाए उसको माइंड कहते हैं। माइंड से ही हर एक कार्यविधि संपन्न होती है, हर एक क्रियाओं का संचालन होता है। इसी प्रकार से हर एक कोशिका के अंतर्गत भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनका भी कोई न कोई संचालन केंद्र जरूर होता है, और उसी संचालन केंद्र को ही केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज 1735 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो हम बात कर रहे थे, फिर थोड़ा सा टॉपिक से हटे हैं, हम बात इस पर कर रहे थे कि जीव द्रव्य के दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक केंद्रक द्रव्य होता है, दूसरा जो होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है। अब दोनों की परिभाषाएं देखिएगा। केंद्रक द्रव्य क्या होता है, उसकी परिभाषा यही है कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और यह किसी भी कोशिका का वह छोटा से छोटा सूक्ष्मतम भाग होता है जो कोशिका के अंतर्गत होने वाली समस्त क्रियाओं का संचालन केंद्र होता है। अब बात आती है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य के बारे में बात करेंगे तो बताया जाता है कि किसी भी जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखता है, स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। गाल्जी बॉडी है, ये राइबोसोम है, स्क्लेरोसोम है। इसी के अंतर्गत देखा जाएगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, डिक्टियोसोम है, सेंट्रोसोम है। ये सब जितनी भी चीजें आती हैं सब की सब कोशिका द्रव्य में ही आती हैं। तो अतः इसकी जो परिभाषा बनती है, किसी भी जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखता है, स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा होता है, उस संपूर्ण जीव द्रव्य के भाग को
कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा केंद्रक के बारे में चर्चा कर लें। तो उसके लिए एक इसका बड़ा सा फिगर यहां देखिएगा। ये आपका एक छोटा सा एक बड़ा सा प्रतिरूप है केंद्रक का, जिसमें आप देखेंगे प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के 4 भाग हैं। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसका नाम केंद्रक आवरण है। दूसरा अगर आप ध्यान देंगे तो ये केंद्रक द्रव्य है, इसके अंतर्गत कुछ द्रव्य पाया जाएगा, इसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें कुछ मुड़ी रस्सीनुमा संरचना है ये, जिसको आप कहेंगे क्रोमैटिड्स। यहीं से गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का भी निर्माण होगा, लेकिन वो आगे आने वाले चैप्टर में बताया जाएगा। ये क्रोमैटिड्स है और ये जो है सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस है। तो ये जानिएगा किसी भी केंद्रक के, किसी भी कोशिका के, विकसित कोशिका के केंद्रक के 4 भाग होते हैं। एक केंद्रक जिस आवरण से घिरा रहेगा उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक आवरण कहते हैं। प्रत्येक केंद्रक के अंतर्गत पाया जाने वाला जो द्रव्य होता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। प्रत्येक केंद्रक के अंतर्गत कुछ धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो कई बार मुड़ी तुड़ी रहती है, उसको क्रोमैटिड्स धागे अथवा कह सकते हैं आप क्रोमैटिन कहते हैं। यही चलकर आगे संघनित रूप में होकर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जिसकी खोज करता स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक है। बाद में वाल्डेयर ने उसका नामकरण किया था। फिर उसके बाद एक छोटा सा ऐसा चौथा भी उसका है कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के कह सकते हैं आप एक सघन और सूक्ष्म जीव द्रव्य का हिस्सा होता है, जिसको केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये 4 चीजें केंद्रक की हो गई जो इसके अंतर्गत समाहित हैं। बाकी जितने आप देखेंगे छोड़ दीजिएगा, एक कोशिका भित्ति को, रिक्तिका को छोड़ दीजिएगा और केंद्रक को छोड़ दीजिएगा। ये 3 हिस्सों को छोड़ने के उपरांत बाकी जितना भी शेष बचता है किसी भी कोशिका के अंतर्गत, वो सब कोशिका द्रव्य का हिस्सा होता है। और आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कुछ सक्रिय कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जिसमें कह सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट है, या फिर कह सकते हैं आप प्लास्टिड है। चूंकि प्लास्टिड केवल प्लांट सेल के अंतर्गत पाया जाएगा, एनिमल सेल के अंतर्गत नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर हरे रंग के वर्णक के होने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे स्पेरोसोम पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंतर्गत लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कह सकते हैं आप साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें आज करीब करीब कुछ कोशिकांगों का अध्ययन कराया जाएगा। कोशिका द्रव्य के सक्रिय कोशिकांग। कोशिका द्रव्य की सक्रिय कोशांग। अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा अगर आप ध्यान देंगे प्लास्टिड, चौथा अगर आप ध्यान देंगे तो गोल्जी बॉडी GUALGI, पांचवा राइबोसोम, छठा लाइसोसोम, सातवां स्फेरोसोम,
माइक्रोबॉडीज। ये आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम है सूत्रकणिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको अगर आप हिंदी में देखेंगे तो अंतर्द्रव्यी जालिका। फिर प्लास्टिड यानी लवक है। गोल्जी बॉडी ही है। राइबोसोम, लाइसोसोम को लयनकाय कहते हैं। स्फेरोसोम को वृत्ताकार काय कहते हैं और माइक्रोबॉडीज को सूक्ष्म संरचनाएं कहते हैं, कोशिका के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसको द पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। थोड़ा सा उसकी आप एक संरचना यहां देखिएगा। एक रफली संरचना, ये आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, जिसके अंदर कुछ द्रव्य भी पाए जाएंगे, इनको मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये देखिएगा ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर आप देखेंगे ये इनर मेम्ब्रेन है। फिर उसके आगे आप देखेंगे इनके जो ये उभार हैं इनको क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। फिर देखेंगे ये कुछ घुंडियों जैसा रखना है, इसको ऑक्सीसोम बोलते हैं, ऑक्सीसोम। और फिर ये अगर संरचना आप देखेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका की है। तो बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्योंकि एक सक्रिय कोशिकांग है, जिसमें आप देखिएगा बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की है। और इसके जो है नामकरण और इसका बायोप्लास्ट नाम देने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे। फिर इसके बाद बताया गया है कि यह प्रत्येक, चूंकि चाहे एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, दोनों का ये हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय कोशिकांग है। अगर इसकी संरचना में आप देखेंगे प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दो आवरण से घिरी होती है। बाहरी आवरण जो होता है वो सपाट होता है, लेकिन जो आंतरिक आवरण होता है वो मुड़ी हुई अंगुलियों जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिस पर पाए जाने वाले उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी के अंतर्गत पाए जाने वाली कुछ घुंडी जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको ऑक्सीसोम कहते हैं। तो ये इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, परासंरचना है। और अगर बात करेंगे इसके बारे में तो इसको सार्वजनिक तौर पर एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह है। क्योंकि ये कहा जाता है कि पोषण क्रिया के उपरांत बनने वाली जितनी एनर्जी है, जितना भी हम उपयोग करते हैं, अगर उनका उपयोग से फालतू या फिर कह सकते हैं उससे अधिक विनिर्मित हो जाती हैं, तो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जाकर वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संरक्षित हो जाती है, जो कि आगे आने वाले दिनों में या फिर कह सकते हैं आप आगे आने वाले समयों में फिर वो उपयोग में आती है।